गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में शारीरिक एवं स्वास्थ्य, स्काउटिंग, गाइडिंग एवं रेड क्रॉस के शिक्षण में संचार माध्यमों एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया के दो स्वरूप होते हैं, एक वस्तु विचार प्रक्रिया और दूसरी विचार प्रक्रिया। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विचार अथवा चिंतन उत्पन्न होने का एक माध्यम कोई वस्तु होती है और दूसरा माध्यम कोई विचार होता है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य की विचार प्रक्रिया इन दो आधारों पर निर्भर करती है, किंतु बाल्यावस्था में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को वस्तु अधिक प्रभावित करती है। अर्थात इस अवस्था में किसी वस्तु के आधार पर कोई विचार शीघ्र और अस्थायी रूप में निर्मित होता है तथा उसमें स्पष्टीकरण आता है। इस अवस्था में अमूर्त विचार के माध्यम से किसी वस्तु या दृष्टिकोण के प्रति स्पष्ट विचार शीघ्र नहीं बन पाता है। बालक का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे अमूर्त विचार के माध्यम से किसी वस्तु या दृष्टिकोण के प्रति कोई स्पष्ट विचार बनाने की और उसकी क्षमता बढ़ती रहती है। बालकों के मस्तिष्क में किन्हीं विचारों के उद्घाटन का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए वस्तु का सहारा लेना नितांत आवश्यक है। सहायक सामग्री का अर्थ शैक्षिक प्रक्रिया में वह वस्तु जिसको आधार स्वरूप स्वीकारा जाकर विचार के विकास का प्रयत्न किया जाता है तथा जिन उदाहरणों और साधारण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाना, गतिशील एवं अस्थायी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। और शिक्षण सहायक सामग्री कही जाती है कोई भी वस्तु या सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, हृदयग्राही, आकर्षक और बोधगम्य बनाती है, वह शिक्षा की सहायक सामग्री कहलाती है। इस प्रकार सहायक सामग्री वे साधन हैं जिनके द्वारा छात्रों के लिए कठिन विषय को सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके प्रयोग से शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित कर अध्ययन में सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण के अंतर्गत पुस्तक एवं भाषण के अतिरिक्त जो कोई वस्तु शिक्षा को सुगम, सरल, बोधगम्य, आकर्षक एवं हृदयग्राही बनाती है, उसे सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री परिभाषा इस प्रकार सामाजिक पर्यावरणीय शिक्षण को सफल और आकर्षक बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। सहायक सामग्री की परिभाषा एक विद्वान ने इस प्रकार से दी है कि विषय को स्पष्ट करने तथा उसे आकर्षक एवं रुचिकर बनाने के लिए जटिल विषय को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए जिस वस्तु का भी उपयोग किया जाता है, वह सब सहायक सामग्री कहलाती है। प्रत्येक विषय के शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व होता है। इनके माध्यम से छात्रों का ध्यान पाठ्य विषय पर सरलता से केंद्रित किया जा सकता है। उद्बोधन सामग्री का अर्थ उद्बोधन सामग्री वह सहायक सामग्री है जो विषय वस्तु को रोचक, सरल और सुविधापूर्वक ग्राह्य बनाने के लिए पाठ, विशेष तथा परिस्थिति विशेष में शिक्षक अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव के आधार पर चयन करते हैं या स्वयं बनाते हैं, जो बालक में अभिप्रेरणात्मक उपक्रम के रूप में उद्दीपन का कार्य करने और बालक में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करने तथा अस्थायी रूप से उसे ग्रहण करने में असमर्थ होती है। अब है पठन सामग्री और उद्बोधन सामग्री में अंतर। उद्बोधन सामग्री में अंतर पठन सामग्री वह विषय वस्तु है जो विभाग द्वारा सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सभी बालकों के लिए उनके स्तर, उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई सामग्री सामान्य रूप से अभिप्रेरणात्मक रूप ग्रहण नहीं कर सकती है। पठन सामग्री के प्रकार
संदर्भ ग्रंथ, शिक्षाक्रम संदर्शिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं और समय समय पर प्रकाशित लेख एवं अभिलेख आदि। उद्योतन सामग्री में अभिप्रेरणात्मक उपक्रम की खोज में बालकों को पाठ की ओर आकर्षित करने में सर्वाधिक उपयुक्त तथा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को बालक तत्परता और अधिक रुचि के साथ ग्रहण कर सके, जो सामग्री उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहायक हो, उद्योतन सामग्री होनी चाहिए। वह स्वयं द्वारा तैयारी की गई किसी स्थान से लेकर प्रस्तुत हो गई हो। अतः उद्योतन सामग्री वह सहायक सामग्री है जो विषय वस्तु को रोचक और सुविधापूर्ण ग्राह्य बनाने के लिए, जो बालक में अभिप्रेरणात्मक उपक्रम के रूप में उद्दीपक का कार्य करने और बालक में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करने तथा अस्थायी रूप से उसे ग्रहण करने में समर्थ होती है। पठन सामग्री पाठ्य पुस्तक के रूप में बालक और अध्यापक के बीच वह अस्थायी कड़ी है जो विभाग की ओर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। परंतु इस पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अभी कोई कहानी, कोई घटना विवरण, समाचार पत्र, चार्ट, मानचित्र, फिल्म स्ट्रिप आदि के प्रयोग के द्वारा अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली पीठों को अपने ढंग से रोचक बना देता है। इसे ही उद्योतन सामग्री या सहायक सामग्री कहा जाता है। फलतः दोनों में सैद्धांतिक रूप से भेद है। सामान्य पठन सामग्री की साज सज्जा, प्रस्तुतिकरण और प्रेक्षण की हो तो उद्योतन है, जो कि पाठ्य पुस्तक निर्माण के समय पूरी तरह न्याय संगत न होने के कारण अध्यापक अपने स्तर पर छात्रों के लिए उनकी कक्षा परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवस्थित करता है। प्रत्येक पठन सामग्री में किसी न किसी मात्रा में उद्योतन सामग्री का समावेश अवश्य होता है। ये निम्नलिखित अंतर पठन सामग्री एवं उद्योतन सामग्री में क्या क्या अंतर है। पठन सामग्री विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का साधन मात्र है और उद्योतन सामग्री का कार्य पाठ्य वस्तु ग्रहण करने के लिए कुंडबलन, उद्दीपन, रुचि, अवधान आदि उत्पन्न करता है। पाठ्य वस्तु की जानकारी पठन सामग्री है। पाठ्य परिस्थितियों में प्रोत्साहन, जिज्ञासा, रुचि उत्पन्न करना उद्योतन सामग्री का कार्य है। पठन सामग्री अस्थायी रूप से बालकों की धरोहर है। उद्योतन सामग्री तत्कालीन उपयोगिता में आधार पर शिक्षक की सूझबूझ पर निर्भर है। अभिप्रेरणात्मक क्षमता में पठन सामग्री से आगे की सीढ़ी है। यह अस्थायी रूप से ग्रहण करने, क्रमिक रूप से विषय की जानकारी और शिक्षा का विकास एवं विषय वस्तु का भंडार है। तो उद्योतन सामग्री में यह अपना कार्य शिक्षण के समय प्रयोग में आने के पश्चात लुप्त कर देती है। पठन सामग्री पाठ का स्वरूप निर्धारित करने के लिए अध्यापक का मार्गदर्शन करती है, तो यह अवसर विशेष पर आवश्यकता अनुकूलन चलन के आधार पर उचित मात्रा में काम में ली जाती है। इस प्रकार पठन सामग्री यदि विषय वस्तु का वह साधन है जिस पर सामग्री लदी है, तो उद्योतन सामग्री वह साधन है जो सामग्री को ग्रहण करने के लिए संचालन का कार्य करती है। उद्योतन सामग्री शिक्षण एवं सीखने में छात्रों को नवीन अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से व्यापक रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह अतीत को स्पष्ट करने, वर्तमान में प्रकाश डालने और विषय वस्तु को अर्थ प्रदान करने तथा अनुभवों को स्पष्टता प्रदान करने में अध्यापक या शिक्षा माध्यम की सहायता करनी है। सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य। सहायक सामग्री के उपयोग के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इनके उपयोग से पाठ रोचक और आकर्षक हो जाता है। केवल मौखिक उदाहरणों से किसी तथ्य को इतनी सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता जितनी सरलता और स्पष्टता से सहायक सामग्री द्वारा होता है। इनके प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित होता है। सहायक सामग्री छात्रों में निरीक्षण, तुलना, परीक्षण करने की शक्तियों का विकास करती है। इनके उपयोग से ज्ञानेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है, जिससे ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर रहता है। सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में सजीवता और क्रियाशीलता उत्पन्न करता है और सामाजिक पर्यावरणीय विषय के भूगोल और इतिहास की निरस्ता इसके उपयोग से समाप्त की जाती है। शिक्षण सामग्री का महत्व। शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सहायक सामग्री या उद्योतन सामग्री के प्रमुख उपयोग एवं महत्व है। इसके प्रयोग से शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है, उसमें निरंतरता भी बनी रहती है। इसके द्वारा विषय वस्तु की वास्तविकता एवं वस्तु स्थिति का परिचय आसानी से कराया जा सकता है।
यह शिक्षार्थी को सीधा एवं उपयोगी अनुभव प्रदान करने में सहायक होती है। यह शिक्षण को सीधा एवं उपयोगी अनुभव प्रदान करने में सहायक होती है। शिक्षण को सरल एवं रुचिकर सजीव स्वरूप प्रदान करती है। इसके प्रयोग से विषय वस्तु से संबंध जटिल पक्ष बोधगम्य होते हैं और इनके माध्यम से अमूर्त विचारों तथा विगत काल की विषय वस्तु को मूर्त स्वरूप प्राप्त होता है और शिक्षार्थी स्पष्टता का अनुभव करते हैं। शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थी की रुचि को बढ़ाकर विषय वस्तु पर उसके ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। सहायक सामग्री अनुभवों को गति एवं अस्थायित्व प्रदान करती है। इसके प्रयोग से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में, अत्यधिक बड़ी वस्तुओं या परिस्थितियों को छोटे आकार में प्रस्तुत कर वस्तु अथवा परिस्थिति के बारे में अस्पष्टता प्रदान की जा सकती है। यह बालकों में क्रियाशीलता, सजीवता, निरीक्षण, तुलना तथा परीक्षण करने की शक्तियों का विकास भी करती है। फिर है वस्तु रूप उदाहरण या प्रदर्शन सामग्री में के भेद। श्रवण उपकरण या सामग्री और दृश्य उपकरण या सामग्री, दृश्य श्रव्य उपकरण या सामग्री। श्रवण उपकरण सामग्री। श्रवण उपकरण वे उपकरण हैं जिनमें छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि आते हैं। दृश्य उपकरणों में केवल आंखों का प्रयोग होता है। नमूने, मानचित्र, चित्र, कार्टून, ग्राफ आदि आते हैं। और द्रव्य और श्रव्य उपकरण में वे उपकरण कहलाते हैं जिनमें चक्षु और कर्ण दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है। इस प्रकार के उदाहरणों में चलचित्र और टेलीविजन मुख्य रूप से आते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री के उदाहरण। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत मौखिक उदाहरण होते हैं ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। और दृश्य सामग्री में बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, श्यामपट्ट, चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, पोस्टर, चार्ट्स, मानचित्र, ये सभी आते हैं। फिर श्रव्य सामग्री मौखिक उदाहरणों का उपयोग प्रमुखतः सूक्ष्म भावों के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। शिक्षक एक कलाकार के समान अपने छात्रों के समक्ष किसी घटना या किसी जटिल भाव का ऐसा सजीव शाब्दिक चित्र उपस्थित करता है जो कि छात्रों की समझ में संपूर्ण भाव सरलता से आ जाता है। शास्त्री के अनुसार उदाहरणों का प्रयोग किसी विवरण या वर्णन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मौखिक उदाहरण उस समय प्रस्तुत किए जाते हैं जब किसी विवरण, वर्णन तथा वाक्य को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक रूप देना होता है। जब अध्यापक यह अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क में किसी वस्तु अथवा घटना का जैसा चित्र है वैसा ही छात्र के मस्तिष्क पर नहीं उतर रहा हो तब तक मौखिक उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मौखिक उदाहरण में उपयुक्त सूत्रों का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। यदि अध्यापक उपयुक्त सूत्रों का उपयोग उदाहरण देते समय नहीं करता है तो उसका उदाहरण देना व्यर्थ ही होता है। उदाहरण प्रस्तुत करने का ढंग इस प्रकार होना चाहिए सुनते ही छात्रों की कल्पना जागृत हो जाए और उसमें पूर्णतया तल्लीन हो जाए। उदाहरण छात्रों की रुचि, ज्ञान, मानसिक आयु को ध्यान में रखकर दिए गया है। उदाहरण यदि मानचित्र हो तो वे अच्छी बात हो। मनोरंजन उदाहरण कक्षा की निरस्ता उदाहरण समाप्त करते हैं। आवश्यकता से अधिक भी उदाहरण न दिए जाए। उदाहरण उतने ही हो जितनी की आवश्यकता हो। अधिक उदाहरण पाठ को नीरस बना देते हैं। जहाँ तक संबंध उदाहरण बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। यदि उदाहरण पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं होंगे तो छात्रों को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे और छात्रों को घर के आसपास की वस्तुओं का अत्यधिक ज्ञान होता हो। अध्यापक को घरेलू वातावरण से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। यदि एक उदाहरण से विषय स्पष्ट नहीं होता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह विषय से संबंधित अनेक उदाहरण प्रस्तुत करें। फिर है प्रदर्शनात्मक उदाहरण। प्रदर्शनात्मक उदाहरण अमौखिक होते हैं। इनमें विषय वस्तु का स्थूलात्मक रूप प्रतिपादित किया जाता है और अध्यापन में प्रदर्शन सामग्री का विशेष महत्व होता है। मौखिक उदाहरण में अधिक प्रयोग से छात्र पाठ में निरस्ता का अनुभव करने लगते हैं। या कभी कभी अध्यापक के वर्णन, व्याख्यान इत्यादि निरस या सूक्ष्म होते हैं जो कि संपूर्ण कक्षा का अवधान इधर उधर भटकने लगता है। प्रदर्शनात्मक उदाहरण के भेद मूल वस्तु या वास्तविक पदार्थ, नमूने या मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, सामग्री, श्यामपट्ट, ये सभी। फिर मौखिक उदाहरणों का प्रयोग
मौखिक उदाहरणों का प्रयोग कहाँ उपयोगी होता है? मौखिक उदाहरणों में कहानी, कविताएं, वार्तालाप, तुलना, मुहावरे, लोकोक्ति आदि होते हैं। इनका प्रयोग द्वारा विषय को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। मौखिक उदाहरण बालकों की रुचियों को जागृत करते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विकास भी करते हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण में मौखिक उदाहरणों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण यथा समय बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। मौखिक उदाहरणों की भाषा यथासंभव सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मौखिक उदाहरण यथासंभव बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करने वाले होने चाहिए। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। रेडियो का प्रयोग करके सामाजिक पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। रेडियो को सामाजिक पर्यावरण के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है। आकाशवाणी के समय समय पर वार्ताएं प्रसारित होनी चाहिए। इसमें विद्यार्थी कार्यक्रम भी होते हैं। अध्यापक को इनका उपयोग सुविधानुसार कक्षानुसार करना चाहिए। रेडियो से छात्र देश विदेश की गतिविधियों में परिचित होते हैं और आजकल कृषि गोष्ठी के कार्यक्रम भी रेडियो से प्रसारित होते हैं और इसके सुनने की व्यवस्था करके छात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है। रेडियो के गुण एवं उपयोगिता और महत्व क्या है? रेडियो से एक ही समय में बड़े समुदाय को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। दूरस्थ शिक्षा में अच्छे पाठ वीडियो सेट द्वारा सिखाए जाते हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम से छात्र एवं शिक्षक दोनों ही दृष्टिकोण में विशालता आती है। कार्यक्रम बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, अतः ये रोचक एवं बोधगम्य होते हैं। रेडियो सुनना ही स्वयं एवं रोचक कार्य है। रेडियो द्वारा दिए गए पाठों में छात्रों की रुचि जागृत करना कठिन नहीं होता है। रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाने का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो शिक्षण के दोष, इसके दोष भी होते हैं। रेडियो जहाँ पर रेडियो के गुण उपयोग भी है तो वहाँ पर भी रेडियो के शिक्षण के दोष भी हैं। प्रसारण को दोहराया नहीं जा सकता है। जिज्ञासा पैदा होने पर हम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। रेडियो द्वारा प्रदत्त शिक्षा में व्यक्ति भेदों का कोई स्थान नहीं होता है। ये सभी इसके दोष हैं। इन सीमाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना हमको चाहिए। छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो, अच्छे रेडियो की व्यवस्था हो। रेडियो कार्यक्रम में तो छात्रों की पूर्ण रुचि जागृत कर दी जाए। रेडियो कार्यक्रम के संबंध में पूरी सूचना आकाशवाणी केंद्र से प्राप्त कर लेनी चाहिए। रेडियो के कार्यक्रम से छात्र कितने लाभान्वित हुए इसका भी मूल्यांकन हमें रिपोर्ट रखा जाना चाहिए। ग्रामोफोन, यह रिकॉर्ड प्ले होता है। रिकॉर्ड किए हुए कुछ ग्रामोफोन कैसेट लिए जाइए, इन्हें पिन द्वारा बजाया जाए। इसमें विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा बदलती है। इस प्रविधि द्वारा किसी घटना का पूरा विवरण सुनाया जा सकता है। इसके माध्यम से, ग्रामोफोन के माध्यम से नाटक, घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप सुनाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर महंगा होता है और ग्रामोफोन सस्ता भी होता है। टेप रिकॉर्डर विद्युत या बैटरी सेल से चलता है तो ग्रामोफोन में बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। यह मात्र चाबी देने से अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। टेप रिकॉर्डर में टेप की गई सामग्री 90 मिनट तक सेम टेप चलती रहती है और ग्रामोफोन में तवे को बार बार बदलना पड़ता है और चाबी देने की आवश्यकता होती है और यह सामग्री बहुत सस्ती, सुलभ और उपयोगी होती है। टेप रिकॉर्डर, इस यंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें सुविधानुसार महान व्यक्तियों के भाषणों को टैप किया जा सकता है और उनको सुविधानुसार छात्रों को चाहिए जब सुनाया जा सकता है। तो इस प्रकार रेडियो द्वारा भी प्रसारित छात्रों उपयोगी कार्यक्रम टेप रिकॉर्डर में भरकर कक्षा में सुविधानुसार सुनाए जा सकते हैं। फिर यह दृश्य सामग्री, शाम पर बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट्स, पोस्टर, कार्टून, मॉडल, स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप, ये सभी क्या है? दृश्य सामग्री। श्यामपढ़, सामाजिक पर्यावरण के शिक्षण में श्यामपढ़ का सबसे अधिक महत्व है। श्यामपढ़ के अभाव में सफल शिक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्रत्येक विषय के शिक्षण में श्यामपढ़ की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक परम वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपढ़ तथा खड़िया के टुकड़े का बहुत बड़ा महत्व है। ये दोनों वस्तु अध्यापक की सतत संगिनी है। इसको सामूहिक कार्य के लिए सुगमता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस पर जो कुछ भी सामूहिक कार्य किया जाता है उसे भी छात्र देख सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप छात्रों का ध्यान शिक्षण के विषय पर केंद्रित होता है। श्यामपढ़ की विशेषताएं क्या क्या होती है? श्यामपढ़ काले रंग का होना चाहिए। श्यामपढ़ चिकना न हो ताकि चौक फिसले। श्यामपढ़ इतना बड़ा हो जिससे उसमें पर्याप्त सामग्री आ सके।
कक्षा के समस्त छात्र श्याम पट को ठीक प्रकार से देख सकें। सफेद चौक का ही प्रयोग करना चाहिए। रेखाचित्र मानचित्र में रंगीन चौक का प्रयोग किया जा सकता है। श्याम पट का पर एक सा लिखा जाए क्योंकि छोटे बड़े अक्षर भद्दे लगते हैं। श्याम पट लिखने के पश्चात उसे सरसरी दृष्टि से देख लेगा कि कहीं अशुद्ध तो नहीं लिखा है। प्राथमिक स्तर पर बड़े अक्षरों में लिखा जाए। श्याम पट पर तिरछी लिखावट का प्रयोग करना भी अनुचित है। श्याम पट को घंटा समाप्त होने के पश्चात साफ कर दिया जाना चाहिए। श्याम पट पर लिखते समय बोलते भी जाना चाहिए और ये सभी का प्रभावशाली उपयोगी सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, रेखाचित्र। बुलेटिन बोर्ड प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करने का आधार उपकरण है। प्लाईवुड, मेनाई, मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए प्रायः ड्राइंग पिन्स का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इस पर कपड़ा भी चढ़ा दिया जाता है जिससे साधारण आल पिनों से ही प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को उस पर लगाया जा सके। इसका प्रयोग पाठ्य विषय का अन्य प्रकार की जानकारी के प्रति छात्रों को ध्यान में आकर्षित करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट सूचना या वस्तु अथवा चित्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भी इसका प्रयोग विद्यालय तथा संस्था स्तर पर दोनों रूपों में किया जा सकता है। सूचना प्रसार, संक्षिप्त स्वपठन सामग्री, समाचार पत्र की आवश्यक समाचारों संबंधी कटिंग्स, किसी कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण, कार्टून, पोस्टर, नवीन पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ आदि का प्रदर्शन बुलेटिन बोर्ड पर किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में स्थानीय एवं सामाजिक घटनाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं प्रदर्शित करने तथा सामाजिक मूल्यों, समानता, एकता, स्वच्छता, भ्रातृत्व, जनसेवा, परिवार कल्याण, समाज शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, महिला शिक्षा का अभाव आदि से संबंधित पोस्टर, कार्टून आदि के प्रदर्शन में इसकी भूमिका प्रभावपूर्ण रहती है। फिर है फ्लैनल बोर्ड। यह सामग्री अपने आप में संपूर्ण सहायक सामग्री न होकर श्याम पट की भांति विषय वस्तु से संबंध चित्रात्मक सहायक सामग्री के प्रदर्शन का आधार उपकरण है। इस उपकरण को आसानी से सस्ते मूल्य में बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए 4 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े प्लाईवुड, मेसोनाइट या मजबूत गत्ते की आवश्यकता होती है, जिस पर नीले या हरे रंग की खादी ऊनी कपड़े को चिपका दिया जाता है। चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री लगाने की आवश्यकता के पीछे रेगमाल के पत्ते के छोटे टुकड़े इस प्रकार लगाने की आवश्यकता रहती है। रेगमाल का खुरदरा भाग बाहर की तरफ रहे। इस तैयारी के बाद फ्लैनल बोर्ड को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके प्रदर्शित किए जाने वाले भाग को छात्रों के सामने रखते हुए फ्लैनल बोर्ड पर लगा देना चाहिए। वह इसके ऊपर चिपका देना चाहिए। सभी छात्र उसे देखकर समझ सकेंगे। कक्षा शिक्षण में फ्लैनल बोर्ड पर इस प्रकार का प्रदर्शन आकर्षक होता है। इसके ऊपर एक के बाद दूसरी वस्तु या चित्र को क्रमपूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे हटाया भी जा सकता है। फ्लैनल बोर्ड पर चित्र लगाने हटाने जाने में छात्रों का सहयोग लिया जा सकता है और उन्हें अध्ययन शिक्षण में सक्रिय एवं क्रियाशील किया जा सकता है। छोटी कक्षाओं में चित्रात्मक कहानियों का शिक्षण उसके माध्यम से बड़े रोचक ढंग से किया जा सकता है। रामायण, महाभारत, ओडिसी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन आदि के जीवन की चित्रात्मक कहानियों के चित्रों को फ्लैनल बोर्ड द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग छोटी और बड़ी कक्षाओं सभी कक्षाओं के लिए सभी प्रकरणों के शिक्षण में प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है और इसके प्रयोग से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि यह संबंधित पाठ उससे संबंध प्रदर्शन सामग्री की भली भांति तैयारी की है अथवा नहीं, इसका सार्थक, रुचिकर एवं प्रभावशाली प्रयोग भी संभव है। रेखाचित्र। रेखाचित्र विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी सरलता, सफलता एवं प्रभावोत्पादकता के साथ संयुक्त की जा सकने वाली सहायक सामग्री है। रेखाचित्र विषय वस्तु से संबंध परिस्थिति या चित्रात्मक सूचना की सीधी सादी रेखाओं के माध्यम से अंकन होता है। कुशल अध्यापक शिक्षण के दौरान श्याम पट पर चौक से स्वयं रेखाचित्र बनाकर शिक्षण को प्रभावी बना जा सकता है। रेखाचित्र शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके प्रयोग से कुछ व्यय नहीं करना पड़ता है। नमूने चित्रों के निर्माण में कुछ न कुछ धन अवश्य लगाना पड़ता है। रेखाचित्र श्याम पट पर अध्यापक चाहे जब सुविधा अनुसार बना सकता है।
और रेखा चित्रों के महत्व में प्रकाश डालते हुए श्री हरि नारायण सिंह ने भी कहा है कि किसी बंदरगाह या नगर या प्रदेश की स्थिति और महत्व को सरल रेखा चित्र द्वारा दिखलाकर उसका अध्यापन भी कराया जा सकता है। ग्राफ पेपर पर उत्पादन, वर्षा, ताप, विकास आदि को दिखलाने से बालक सरलता से पाठ्य विषय को ग्रहण कर लेते हैं। अध्यापक द्वारा भूगोल का पाठ पढ़ाते समय श्याम पट पर खींचे गए रेखा चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और बालकों की रुचि और मानसिक क्रियाओं को शीघ्र प्रभावित रहते हैं। अध्यापक को रेखा चित्र बनाने का अभ्यास कराना चाहिए और श्याम पट तथा यथासंभव शुद्ध और आकर्षक रेखा चित्र बनाने में अधिक समय लगाना चाहिए। फिर है मानचित्र। मानचित्रों का उपयोग मुख्यतः इतिहास और भूगोल के शिक्षण में किया जाता है। इतिहास में युद्ध स्थल का परिचय देने या साम्राज्य विस्तार का ज्ञान कराने के लिए मानचित्रों का उपयोग अवश्य हो जाता है। मानचित्र का सबसे अधिक उपयोग भूगोल के पाठों में होता है। जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक दशा आदि को मानचित्रों की सहायता से ही समझाया जा सकता है। मानचित्रों के अभाव में भूगोल का पाठ प्रभावशाली और सफल नहीं हो सकता है। किसी देश की प्राकृतिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान यदि कराना है तो वो मानचित्र देखकर ही किया जा सकता है। मानचित्रों का सबसे बड़ा लाभ यह है, इनसे कक्षा में क्रियाशीलता आ सकती है। विभिन्न भूखंडों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी मानचित्रों का उपयोग लाभदायक सिद्ध होता है। मानचित्र आकार में पर्याप्त बड़ा हो जिसे कक्षा के समस्त छात्र देख सके। मानचित्र पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। रंगों का प्रयोग उचित ढंग से कराना चाहिए। मानचित्र में व्यर्थ की बातें न होनी चाहिए। मानचित्र का प्रयोग छात्रों द्वारा भी किया जाए, ये सभी हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्लोब मुख्यतः भूगोल से संबंधित विषय वस्तु को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति की आकृति, पृथ्वी की आकृति, उसके उत्तर, दक्षिण, गोलार्ध या अक्षांश, देशांश, पृथ्वी का उपयोग, धुरी पर घूमना तथा विभिन्न देशों की स्थिति एवं तथ्यों की शारीरिक एवं जानकारी देने में इसका सफल प्रयोग किया जाता है। विश्व के विभिन्न जल, थल, नभ मार्गों का भी प्रदर्शन उसके माध्यम से किया जा सकता है। चार्ट्स, शारीरिक शिक्षण में चार्ट्स महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चार्ट्स किसी घटना या क्रांति के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चार्ट्स वे माध्यम हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु का अनुसंबंध, संगठन, भावों, विचारों एवं विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर पोस्टर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु प्रयोग में लाने जाने वाली अच्छी सहायक सामग्री है। यह सामग्री किसी सूचनात्मक ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का माध्यम है। इसके द्वारा किसी भी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा नागरिक जीवन की घटना को पोस्टर द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जलवायु, ध्वनि प्रदूषण का पोस्टर, जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना, ये सभी। कार्टून सामग्री भी शिक्षण की आधुनिकतम विधा है। इसे पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में बहुधा प्रयोग किया जाता है। नमूने या मॉडल, सामाजिक पर्यावरण में शिक्षण प्रत्येक समय वास्तविक पदार्थों का दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि पर्वत, नदी, ताजमहल आदि को कक्षा में लाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक समय छात्रों को वहां ले जाकर दिखाया जा सकता है। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए वास्तविक पदार्थ के मॉडल या नमूने बनाए जाते हैं। ताजमहल का नमूना दिखाकर छात्रों को ताजमहल के विषय में पर्याप्त जानकारी दी जाती है। पर्वत, नदी के मॉडल को कक्षा में दिखाया जाता है। मॉडल या नमूने वास्तविक पदार्थ में पूर्णतः मेल खाने वाले होने चाहिए। ये आकार में भी इतने बड़े हों कि छात्र देखकर उन्हें पहचान जाए। फिर स्लाइड्स, यांत्रिक उपकरण के माध्यम से एक एक परिस्थिति को जिन चित्रों के सहारे प्रदर्शित किया जाता है वह स्लाइड्स होती है। स्लाइड छोटे आकार की फोटो नेगेटिव जो चलचित्र को बनाने में उपयोग में जाती है। कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं जिन्हें मैजिक लैंटर्स तथा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर एक फिल्म स्ट्रिप शारीरिक शिक्षण की सर्वोत्तम एवं प्रभावशाली सहायक सामग्री है, जिनके माध्यम से भूतकालीन घटनाओं विवरण का सजीव रूप से छात्रों के समक्ष प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके महत्व के बारे में माइलोटिस ने कहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से छात्रों में विकास धारा अनुभूतियों, रुचियों, अभिरुचियों विकसित की जा सकती है।
फिर है समय रेखा अथवा समय तालिका। समय रेखा अथवा तालिका ज्ञान को विकसित करने का साधन है। इसके निम्नलिखित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सामग्री समय सारिणी, समय रेखा, समय ग्राफ, वंश वृक्ष, तुलनात्मक समय ग्राफ, युक्ति समय रेखा आदि। फिर है चित्र। इसके द्वारा प्रकरण को अधिक रोचक स्पष्ट बनाया जाता है। जिन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को नहीं होता है वे चित्रों की सहायता से भी पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट एवं सार्थक हो जाते हैं। चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर जीवनी एक जीवन अध्ययन बन जाती है। सभी प्रकार के चित्रों में यथार्थ का आभास होना चाहिए। फिर चित्रों का क्या क्या उपयोग है। चित्र का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान रखा जाए चित्र की सीमा तक छात्रों की आवश्यकता पूरी कर सकेगा। जिन वस्तुओं के बारे में छात्रों को स्पष्ट ज्ञान है उसे चित्र दिखाना व्यर्थ है। चित्र का चयन करते समय चित्रगत वस्तु के आकार को भी ध्यान देना चाहिए। चयन किए गए चित्र छात्रों के अनुकूल होने चाहिए। आवश्यकता से अधिक चित्रों का प्रयोग कक्षा में नहीं करना चाहिए। ये सभी क्या आ गया, दृश्य सामग्री। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।